और इस कहानी में ऐसे ही अनजान लोगों ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पर वो लड़की नाचने से रुकती ही नहीं है, इनफैक्ट वो हंसने लग जाती है। उन लाशों के बीच में से, उन लाशों के साइड में से कुछ पैर के निशान, कुछ फुटप्रिंट्स जा रहे थे। ऐसी आवाज आती है जैसे कोई रिदम में चल रहा हो, यानी कोई नाच रहा हो। सब यही कंप्लेन करते थे कि उनको उस घर में ऐसी आवाज आती है कि कोई नाचता है और कोई गुनगुनाता है। सबसे अजीब बात उस घर की ये थी कि जहाँ पे भी उस लड़की के कदमों के फुटस्टेप्स थे ना, वो कभी हटते ही नहीं। अमित तोड़ता है खिड़की को और अंदर घुस जाता, पर वो फुटप्रिंट्स ऐसा लग रहा था कि उनपे अभी अभी किसी ने पैर रखो। उसको ऐसा लगता है कि उसे रिदम में किसी के नाचने की वैसी आवाज आ रही हो। वो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद टट करके बंद हो जाता है। आज की कहानी, ये किस्सा चालू करने से पहले, लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। अगर आपका दिल कमज़ोर है, अगर आप डर जाते हो, या अगर आप बहुत ही ऐसी चीज़ें नहीं सुन पाते जो आपकी रातों की नींद ख़राब कर दे, तो आप इस वीडियो को स्किप कर देना। क्योंकि ये वीडियो ना ही बच्चों के लिए है और ना ही ऐसे लोगों के लिए जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि मेरा इंटेंट आपको डराने का इस वीडियो में तो नहीं है। मेरा इंटेंट आपको बस एक कहानी सुनाने का है, एक हॉन्टेड घर की कहानी सुनाने का। ये कहानी के अंत में शायद आप समझ जाओ कि भूत प्रेत बनते कैसे। नहीं समझ पाओगे तो शायद आप रो दो। अगर नहीं रोए तो हो सकता है कि आप डर जाओ। अब ये जानने के लिए कि इन तीनों में से आपके साथ क्या होगा, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो मतलब किसी से उन्हें मतलब ही नहीं था। वो अपनी लाइफ में खुश थे, अच्छा खासा उन पे पैसा था, अच्छी खासी फैमिली थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी जब बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, जब कोई दिक्कत ना आए, तो वही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। शायद इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्योंकि यही वो टाइम होता है जब सामने वाले दूसरे लोग हमारी खुशियों से जलते हैं और हमें तबाह करने की कोशिश पे जुट जाते हैं। अगर वो आपके खुद के रिलेटिव्स या आपके खुद के अपने दोस्त नहीं होंगे, तो शायद वो कोई अनजान हो। और इस कहानी में ऐसे ही अनजान लोगों ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये कहानी कपूर फैमिली की है। कपूर फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अगर आप उनके पड़ोसियों से बात करते ना, तो आपको पता चलता कि कपूर्स कितनी ज़्यादा हेल्प करते थे सबकी। चाहे वो उनके पड़ोस का कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे वो कोई अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका हेल्पिंग हैंड सबके लिए रहता था। और भगवान शायद उनकी इस बात से खुश भी थे, क्योंकि कपूर फैमिली काफ़ी वेल टू डू थे। सोचो, वो इतने वेल सेटल्ड थे कि उनका खुद का एक विला था और वो एक ऐसी पॉश इलाके में रहते थे जहाँ पे लोग सिर्फ विलाज में ही रहते थे। वहाँ पे फ्लैट्स और बड़े बड़े हाई राइज सोसाइटीज़ ये सब नहीं था। दूर दूर तक सबकी ज़मीन थी, सबके एरियाज थे, सबकी लैंड्स थी और सब ने वहाँ पे अपने घर बना रखे थे। पर लग्जरी भी कभी कभी एक कीमत के साथ आती है। एक्चुअली दो कीमतों के साथ। पहला है प्राइवेसी और दूसरा है नजर। अब प्राइवेसी की बात ऐसे समझो कि क्योंकि सबके विलास थे, सबकी काफ़ी लैंड्स थी, सब चाह रहे थे कि वो अपने लैंड को थोड़ा स्प्रेड आउट रखें, थोड़ा प्राइवेसी में जिए, थोड़ा दूसरे लोगों से दूर दूर रहे, तो सबके घर थोड़े दूरी पे थे। और दूसरी अगर नज़र की बात पे आए, तो अगर आप भी जानते हो कि अगर आप भी अपनी फैमिली में थोड़ा सा भी अच्छा कर लोगे तो आप पे 100 लोग नज़र लगाने आ जाएंगे। आपकी सक्सेस को, आपके हार्डवर्क को बुरी नज़र से देखने लग जाएंगे कि अरे इसको ये कैसे मिल गया, हमें कैसे नहीं मिला। उस इलाके में जो एनीवेज काफ़ी ज़्यादा पॉश होता है, जहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, लोग काफ़ी ढंग से रहते हैं, जहाँ पे चोरी चकारी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती, वहाँ पे चोरी हो जाती है। और वो भी कपूर्स के घर में। 3-4 लोग, एक चोरों का पूरा ग्रुप कपूर फैमिली के घर में आ जाते हैं। अब वो कैसे आते हैं ये तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। क्या कपूर्स ने कोई गेट खुला छोड़ दिया था? क्या चोरों ने कोई खिड़की तोड़ दी? क्या ये लापरवाही थी या किस्मत थी? कोई नहीं जानता। जिस वक्त चोर घर में घुसते हैं ना, तब बहुत रात का वक्त हो रहा होता है, यानी 3 से लेके 5 बजे का टाइम होगा। इस वक्त में ऑलमोस्ट सभी लोग, मतलब अभी के टाइम पे तो वैसे कुछ लोग स्क्रॉल वगैरह कर लेते हैं, पर ये थोड़ा पुराने टाइम की बात है। बहुत ज़्यादा पुराने की भी नहीं, मतलब बड़ा मिड 2000 स्टार्टिंग की मान लो। तो तब के टाइम पे ये सब तो था नहीं कि फोन वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं या आपके पास कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप रात को कर सको। तो इस टाइम तक बहुत सारे लोग गहरी नींद में सो जाते थे। कपूर फैमिली में भी हर मेंबर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। चोर इसी बात का फायदा उठाते हैं और सारे कमरों में देखते हैं कि कौन कौन है और सबको बांध लेते हैं, क्योंकि चोरों के पास गन्स होती है। कपूर फैमिली के अंदर दादा, दादी, मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर और उनके 2 बच्चे रहते थे। अब देखो, अगर आप इस फैमिली डायनामिक की सोचो, तो जो 2 बच्चे थे वो दोनों काफ़ी यंग थे। लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था। दादा दादी तो एनीवेज ओल्ड ही होते हैं। वाइफ आप समझ सकते हो कि
मतलब अगर आप फाइटिंग वाले सेंस में समझो तो वाइफ इतना ज़्यादा 4 लोगों को, 4 चोरों को ओवर पावर तो कर नहीं पाएगी। तो चोर सबसे पहले मिस्टर कपूर को बांधते हैं, उन्हें ओवर पावर करते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं, उनके सामने सामने उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक अच्छे खासे विला में रहते थे, वो काफ़ी वेल टू डू फैमिली थी, तो उनके घर में, उनके विला में मतलब स्टेयर्स थी जो ऊपर वाले फ्लोर पे जाती थी। तो उन चोरों ने उन सभी लोगों को स्टेयर्स के पास ही बांध दिया, क्योंकि स्टेयर्स मतलब ऐसी होती है ना मोस्टली घरों में, और अभी के नहीं तो पुराने घरों में तो ऐसी होती थी कि रेलिंग्स होती है स्टेयर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो उन्हीं रेलिंग्स पे उन्होंने रस्सी से सारे मेंबर्स को बांध दिया। हम कलयुग में रहते हैं, आप शायद दिन में इतनी रील्स नहीं चलाते होगे जितना दुनिया में चीज़ें हो जाती हैं और सब बुरी होती है। कभी किसी की बच्ची के साथ गलत हो रहा है, कभी किसी का अपहरण हो रहा है, कभी किसी का कत्ल हो रहा है। और ये अर्ली 2000s की बात है जहाँ पे अपराध होते थे, पर वो इतने ज़्यादा भयानक नहीं होते थे कि वो लोगों की रूह कपा दे जैसे आज के टाइम पे होता है। जो चोर कपूर फैमिली के घर पे आए, अगर सिर्फ चोरी करके वहाँ से चले जाते तो भी इतनी दुख की बात नहीं होती शायद, पर वो चोरी करके वहाँ से गए ही नहीं। वो 3-4 दिन तक कपूर फैमिली के घर में ही रहे और उन्होंने उन पूरी फैमिली के साथ इतना बुरा करा कि उन्होंने किसी को भी वॉशरूम यूज़ करने के लिए, खाना खाने के लिए, दवाई खाने के लिए उठने ही नहीं दिया, सबको बांधे ही रखा। ना उन्हें पानी दिया, ना ही उन्हें खाना दिया, और खुद उनके घर पे रह के आराम से चैन से उनका किचन यूज़ करके खाना बना रहे थे। धीरे धीरे उनका सारा सामान लेके जा रहे थे। कभी लड़की के कमरे में जाके उसके कपड़े चुराते, कभी माँ के कमरे में जाके उनके गहने चुराते, कभी बेटे के कमरे में जाके बाकी चीज़ें जो भी वैल्यूएबल थी वो उठा लेते। उनके लिए ये इतनी ईज वाली बात हो गई थी कि आसपास सारे पड़ोसी दूर रहते हैं और ये सब लोग बंधे हुए हैं घर पे, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। और ये अर्ली 2000s की बात है, तो ऐसा भी नहीं है कि सब टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि अगर एक दिन तक किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया तो आप समझ जाओ कि कुछ गलत है और आप जाके उन पे चेकआउट कर लो कि वो ठीक है कि नहीं है। इन सब वजहों की वजह से ये जो चोर थे उनको काफ़ी ज़्यादा एज मिल रहा था। ये सिर्फ उन लोगों को बंदी नहीं बना रहे थे, पर उनके घर में कब्जा कर लिया था उन्होंने इस पॉइंट तक। जो मिस्टर कपूर होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें जितनी भी चीज़ें चोरी करनी है, तुम्हारे को जो भी लेके जाना है, गहने लेके जाना है, कैश लेके जाना है, सब ले जाओ। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें बाहर से भी, अपने बैंक से भी पैसे निकाल के ला के दे दूंगा, पर मेरे बीवी बच्चों को, मेरे माँ बाप को जाने दो, क्योंकि बीवी बच्चे छोटे हैं, मतलब बच्चे छोटे हैं, बीवी उनकी वाइफ है ऑफकोर्स, और माँ बाप बूढ़े हैं। तो मिस्टर कपूर कहते हैं कि तुम मुझे पकड़ लो, मेरे बाकी परिवार वालों को जाने दो। मगर चोर ये बात समझते ही नहीं है। जाने तो देना छोड़ो, वो उन लोगों को अनटाई भी नहीं करते। वो सब लोग उसी सीढ़ी के कोने में रस्सी से बंधे ही रहते हैं। अब आप 1 सेकंड के लिए बैठ के इमेजिन करो कि आप अपने घर पे सो रहे हो, एकदम से रात के 3 बजे आपकी नींद खुलती है और कोई हथियार लेके चोर आपके सामने खड़ा है और आपको आके 2 मिनट में बांध दे। आपके बीवी बच्चे माँ बाप सब आपकी नज़रों के सामने बंधे हुए हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो आप निहत्थे हो और दूसरा आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे ना, आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में। मिस्टर कपूर एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में है और वो अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं कि वो चोरों के साथ बार्गेन कर लें, चोरों को लालच दे दें, वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चोर इस बात को, इस अपॉर्चुनिटी को ले ही नहीं रहे। वो एकदम फोकस्ड है, डिटरमाइंड है कि वो इन सबको या तो पूरी तरीके से खाली करके जाएंगे या पता नहीं क्या उनका करने का इरादा था। जैसे मैंने बताया कि 3-4 दिन तक वो मिस्टर कपूर के घर पे रहते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हो या आप हेल्दी हो या आप एक सर्टेन एज पे हो तो 3-4 दिन तक बिना पानी के, बिना खाने के रहना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब ऑफकोर्स बड़ी बात होगी, पर आप जी जाओगे, आप सर्वाइव कर जाओगे। पर सोचो एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत के लिए कितनी मुश्किल की बात होगी कि वो बिना पानी और बिना खाने के रहे। जितने भी लोग, मतलब आजकल की लाइफस्टाइल तो ऐसी है कि हम 20s और 30s में इतनी दवाइयाँ खाते हैं, पर पुराने ज़माने में जब फिर भी थोड़ा सा प्योरिटी थी खाने में, जब लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी थी, तो लोग 60s 50s के बाद दवाइयों पर रिलाई करना चालू कर देते थे, दवाइयाँ कॉन्स्टेंटली खाना चालू कर देते थे। आपने भी अपने घर पे देखा होगा कि अगर आप अपने दादा दादी के साथ रहते हो या किसी भी एल्डरली इंसान के साथ रहते हो तो उनके पास एक डब्बा होता है डेडिकेटेड, जिस डब्बे के अंदर सिर्फ दवाइयाँ रखी होती है स्टैक में, और वो एक दवाई नहीं खाते, वो कम से कम 8-7 दवाइयाँ खाते सिर्फ अपनी बॉडी को चलाने के लिए। अब एक ऐसा शरीर जो काफ़ी, मतलब पूरी लाइफ जी चुका है और अब अपने लास्ट स्टेजेस में है, अपने एकदम रेस्टिंग स्टेज पे है कि अब उनको बस रेस्ट किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। आप उन्हें एकदम खाना भी नहीं दोगे, पानी भी नहीं दोगे तो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। मिस्टर कपूर की जो मदर होती हैं वो भी बिना खाना पानी और अपनी दवाइयों के ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती।
और वो मर जाती हैं। जब मिस्टर कपूर की मदर मरती है तो वो मिस्टर कपूर एकदम बौखला जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब तक उन्होंने चोरों से सारा बार्गेन करके देख लिया, सब कुछ नेगोशिएट करके देख लिया, पर चोरों के लिए तो कुछ भी काम नहीं आ रहा ना, वो कुछ भी नहीं मान रहे। अब तक चोरों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं था कि ये लोग तो शरीफ लोग हैं और पुराने ज़माने में शायद इतने एक्शंस भी नहीं लिए जाते थे, मतलब इन सब थेफ्ट्स वगैरह के लिए। तो उनके दिमाग में था कि हम चोरी चकारी करेंगे और 3-4 दिन और में जब इनका पूरा घर खाली हो जाएगा या कुछ भी, तो हो सकता है उनके दिमाग में हो कि उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। पर अब ये केस सिर्फ चोरी का नहीं था, अब ये कत्ल का केस था कि किसी की मौत हो गई है इन लोगों की वजह से। तो अब ये सोचते हैं कि हम बाकियों को तो जिंदा छोड़ नहीं सकते। तो जैसे ही दादी मरती हैं, वो चोर डिसाइड करते हैं या जो भी उनके दिमाग में आता है, वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। पहले वो मिस्टर कपूर की माता जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेल है, जो अब जिंदा भी नहीं है, उनको खोलते हैं रस्सियों से और उनका शरीर घसीट घसीट के उस घर में जहाँ पे उनको उनके घर में जहाँ पे उन सब लोगों को बंदी बना दिया गया था, घसीट घसीट के बीच में ले आते हैं और इतनी बुरी तरीके से लाते हैं। मतलब सोचो, कोई मर चुका है और आप उनकी बॉडी को थोड़ा रिस्पेक्ट भी नहीं दिखा रहे हो, आप उसे घसीट रहे हो और एक बुजुर्ग औरत की बॉडी के साथ आप ऐसा कर रहे हो। वो उन दादी जी की बॉडी को लेके आते हैं, घसीटते और बीच में रखते हैं और उसके बाद वो वहां पे ही मिस्टर कपूर के सामने उनके पिता को भी मार देते हैं। उनके पिता को मारने के लिए भी वो उन्हीं के किचन में जाते हैं, वहां से सबसे बड़ा चाकू उठाते हैं और उनके पिता के सीने में जाके खोप देते हैं। इतनी बार तक खोपते हैं जब तक उनके प्राण चले ना जाए। एक बुजुर्ग आदमी के साथ जो वैसे ही अपने शरीर से शायद पीड़ित होंगे, उनका ऐसा कत्ल करना कितना ज्यादा घिनौना और कितना दर्दनाक हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मिस्टर कपूर के पिता को मारने के बाद वो चोर मिस्टर कपूर की बीवी और फिर उनके बेटे पे जाते हैं और उन दोनों को भी उसी क्रूर तरीके से मार देते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ उन्हें मार रहे हैं, वो सबके शरीर में चाकू घोंप रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, खुद हंस रहे हैं, उनकी मिजरी में खुशी ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद जब वो मर जा रहे हैं तो उनकी लाश को खींच के घसीटते हुए वहीं फेंक दे रहे हैं जहाँ पे उन्होंने दादी जी की लाश को घसीट के रखा था। मतलब वो एक लाशों का पाइल बना रहे हैं, मतलब एक पूरे खानदान की बॉडीज का उन्होंने एक पाइल बना दिया है, सोचो। पर चोर मिस्टर कपूर को नहीं मारते और ना ही उनकी बेटी को मारते हैं। इनफैक्ट वो उनकी बेटी को उस रस्सी से हटा देते हैं, उसकी रस्सी खोल देते हैं और उनसे कहते हैं, उस लड़की से कहते हैं, उस बच्ची से कहते हैं जो शायद 15 या 18 साल के बीच में होगी, कि वो नाचे, वहीं पे नाचे जहाँ पे उसकी दादी की, उसके दादा की, उसकी माँ की और उसके भाई की लाश रखी है। अब क्योंकि वो बच्ची और क्या ही कर सकती है, मतलब उसके पास कोई तरीका नहीं है, उसके पास वो क्या ही करे, मतलब इस सिचुएशन में कोई क्या ही कर सकता है। तो वो उठती है और वो रोते रोते नाचने लगती है और ये देख के मिस्टर कपूर भीख मांगने लग जाते हैं। वो कहते तुमने मुझसे मेरा घर बार, माँ बाप, बीवी बेटा सब छीन लिया, कम से कम मेरी बेटी को तो जाने दो, तुम मुझे मार दो, तुम मेरा परिवार खत्म कर चुके हो, वो बच्ची है, वो क्या ही करेगी, उसको जाने दो। पर चोर नहीं मानते। इनफैक्ट जब वो लड़की, वो बेटी नाच रही होती है, चोर उसके साथ बदतमीजी भी करने लग जाते हैं। कोई उसके कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके बाल खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई उससे उसके ही घर से चुराए पैसे उड़ा के उसको मतलब एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। आप पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि वो उस लड़की को नचवाते रहते हैं और वो लड़की वहीं पे जहाँ लाशें रखी है, जहाँ पे सबका खून पड़ा है, जहाँ पे सबका खून बह रहा है, उसके घर वालों का खून बह रहा है, उसी खून के अंदर छप 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 करके नाचती रहती है, पूरे घर के अंदर, उस पूरे लिविंग एरिया में जाती रहती है। एक पॉइंट के बाद एक चोर उठता है, मिस्टर कपूर के पास जाता है और मिस्टर कपूर की भी छाती में चाकू घोंप के उनकी हत्या कर देता है। जैसे ही वो चोर हत्या करता है, अब उसको शायद लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा कि वो लड़की रुक जाएगी और वो उस लड़की को भी मार देगा या जो भी, पर वो लड़की नाचने से रुकती ही नहीं है। इनफैक्ट वो हंसने लग जाती है। और मैं आपको बताती हूँ वो हंसने क्यों लग जाती है। एज ह्यूमंस हम एक सिर्फ सर्टेन लेवल का दुख झेल सकते हैं। अगर हमारे कोई अपने की मौत हो जाए या हम कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा में पड़ जाए, बीमार हो जाए, फाइनेंशियल डेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमारी पूरी फैमिली खत्म, मतलब कुछ भी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी सिर्फ एक सर्टेन लेवल की दुख और पीड़ा को ही एक इंसान झेल सकता है। जब वो सर्टेन लेवल से ज़्यादा बाहर चला जाता है तो दिमाग जो होता है ना, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, इंसान कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, वो पागल हो जाता है। अब इस पॉइंट में उस लड़की की हालत समझो, जो 3 दिन से अपने ही घर में बंद है, उसने अपने पूरे परिवार को अपने सामने मरते हुए देख लिया, अपनी लास्ट होप को जाते हुए देख लिया, और अभी वो इन चोरों की गिरफ्त में और उसको लगता है कि वो कभी भी मर सकती है। तो ऑफकोर्स वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है और वो हंसने लग जाती है और हंसते हंसते वो और जोर जोर से नाचने लग जाती है और गुनगुनाने लग जाती है, हंसती है, गुनगुनाती है।
उसके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल आ जाती है और ये देख के चोट डर जाते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो पागल हो चुकी है, इसको मारना ना मारना एक ही बात है, अब इसकी बात पे कौन ही यकीन करेगा। वो उस लड़की को वैसे ही नाचता छोड़ उसके घर से चले जाते हैं। वो लड़की हाउएवर उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है, उसका परिवार जा चुका है, उसका घर जा चुका है, उसकी डिग्निटी, उसके सपने, ना जाने उसका क्या क्या जा चुका है। वो लड़की मेंटली टूट चुकी है। वो लड़की नाचना बंद ही नहीं करती। और जानते हो ये बात कैसे पता चली कि वो लड़की कभी नाचना ही नहीं बंद करती? कुछ दिनों बाद जब कपूर फैमिली के घर में से कोई बाहर नहीं आता या पड़ोसियों को स्मेल आती है या शक होता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ लोग मिस्टर कपूर के घर जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ की स्मेल से पता चलता है कि कुछ तो अंदर हुआ है। पुलिस को बुलाया जाता है, अंदर जाके देखा जाता है कि पूरे परिवार की लाशें लिविंग रूम में पाइल में रखी हुई है। लोग ये देख के इतना डर जाते हैं कि आई एम श्योर जिसने ये मंजर देखा होगा खुद सालों तक नहीं इस पूरी इमेज को अपने दिमाग से निकाल पाया होगा। पर इनसे ज्यादा दर्दनाक पता उन्हें क्या लगा? उन लाशों के बीच में से, उन लाशों के साइड में से कुछ पैर के निशान, कुछ फुटप्रिंट्स जा रहे थे। और अगर हम इंसान चलते हैं तो हम ऐसे सीधा चलेंगे, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में चले, हम ऐसे सीधा चलेंगे, राइट, ऐसी की तरफ। बट वो जो निशान होते हैं वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी पता चल रहा होता है कि किसी ने नाचते नाचते वो निशान बनाए हैं। वो निशान उन लाशों के आसपास से जाके पूरे घर को कवर करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे भी पुलिस और पड़ोसी देख रहे हैं वो निशान चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पहले सीढ़ी से ऊपर, फिर सीढ़ी से नीचे, फिर एक कमरे में, फिर दूसरे कमरे में, फिर किचन में, फिर दोबारा सीढ़ी के ऊपर। एंड में वो कदम एक ऐसे कमरे में मिलते हैं जो ऊपर वाले फ्लोर में एकदम कोने पे होता है, जो शायद से कोई स्टोर रूम होगा, या मतलब उस रूम में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। जैसे जैसे पुलिस और पड़ोसी उस फुट स्टेप को फॉलो करते हुए जाते हैं और उस कमरे को खोल के देखते हैं, वहां पे उन्हें उस लड़की की, उस बच्ची की लाश मिलती है। उसके पैरों पे खून के सूखे धब्बे होते हैं और उसके चेहरे पे एक बहुत ही क्रीपी मुस्कान होती है। और वो ऐसे ही एक दीवार से सहारा लेके थोड़ा सा टेढ़ा होके हंसते हुए उसकी लाश मिलती है। सोचो, अब तक तो पुलिस और क्या पड़ोसी भी कितना भयानक उनको नजर आया है। ये पूरा मंजर उन्होंने देखा है कि एक तरफ एक पूरा परिवार खत्म कर दिया गया है, उनकी लाशों को पाइल बना के रख दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के घर की बेटी, उनके घर की सबसे लाडली बेटी के पैरों के नाचने के निशान, उनके खून में दबे हुए निशान पूरे घर में कवर होते हैं। और जाके एक रूम में वो लड़की भी अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि उसने भी अपेरेंटली, तो वो शायद मेंटली भी पता नहीं उसकी क्या स्टेट होगी, कुछ खाया भी नहीं था, वो बेचारी क्या ही करती, पता नहीं कितनी ज़्यादा भयानक मौत होगी उस लड़की की। लाशों को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कपूर खानदान के लोग थे वो रिच ही थे, तो कपूर फैमिली के जो रिलेटिव्स भी थे वो भी रिलेटिवली रिच थे, और किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि वो एकदम से उस घर को बेच दे या एकदम से कुछ स्टेप्स ले। उस घर को साफ तक नहीं करवाया गया। मतलब ऐसा समझ लो कि उन लोगों की लाशों को वहाँ से हटाने के बाद, खून के धब्बे वहाँ से हटाने की कोशिश के बाद, जो कि अपेरेंटली नहीं हटे क्योंकि इतने ज़्यादा डार्क स्टेन्स थे, वो कई वक्त तक, मतलब मान लो 1-2 साल तक तो वो घर खुला ही नहीं रहा। फिर 1-2 साल के बाद जब शायद रिलेटिव्स का ग्रीफ थोड़ा कम हुआ होगा, या उनको समझ आया होगा कि चलो अब बेच देना चाहिए, जो भी उनको ठीक लगा, उस घर को बेचने की तैयारी चालू कर दी गई। अगर आप किसी भी घर को, और स्पेशली एक ऐसे घर को बेचना चाहते हो जहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ हुई हो, आपको ऑफ कोर्स जो भी खरीद रहे हैं उसको तो बतानी पड़ेगी, पर उससे पहले आपको घर तो ठीक कराना पड़ेगा ना। अब 2 साल से, वो 1 साल से घर खाली पड़ा था, वहाँ पे खून के धब्बे थे, इतना बुरा उस घर की हालत हो चुकी थी। आप जानते हो, मतलब इस 1-2 साल के बीच में जो उस घर के पड़ोसी भी थे ना, जो साथ में थोड़ी दूरी पे रहते थे, पड़ोस वाले लोग, उस घर के आसपास भी दिखना भी नहीं चाहते थे, गुजरना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि उनको ऐसी आवाज़ आती है कि अभी भी उस घर में कोई है, और उसके घर में चलने की, कदमों की आवाज़ आती है। और ऐसा नहीं भागने की आवाज़ आ रही है, चलने की आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई रिदम में चल रहा हो, यानी कोई नाच रहा हो। तो वहाँ पे कैसे रूमर्स फैलने लग गए कि ये घर अब हॉन्टेड हो चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी बुरी कोई चीज़ हुई है। और अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है, हम सबकी एनर्जीज होती है, और अगर किसी के साथ इतना कुछ बुरा होता है तो उस जगह पे नेगेटिव एनर्जीज बैठ जाती हैं। तो सब वहाँ से जाने से भी डरते थे। बट फिर भी जब वो रिलेटिव्स ने सोचा कि उसे बेचेंगे, तो उन्होंने कुछ मजदूरों को रखा, वहाँ पे लेबर्स को रखा, और उनका ये काम था कि वो उस घर को ठीक करे, वो खून के धब्बे हटाए, पेंट करे, फर्नीचर ठीक करे, जो चीज़ फेंकने वाली उसे फेंके, जो चीज़ रिस्टोर हो सकती है उसे रिस्टोर करे। पर वहाँ पे उस घर में कोई भी लेबर 3-4 दिन से ज़्यादा रुकता ही नहीं था।
सब यही कंप्लेन करते थे कि उनको उस घर में ऐसी आवाज़ आती है कि कोई नाचता है और कोई गुनगुनाता है। और ऐसा नहीं है कि एक दो लोग, उनके रिलेटिव्स ने इतने लोगों को हायर करा, इतने ज़्यादा पैसे दे के हायर करा जो मार्केट में उस वक्त कोई भी नहीं दे रहा था, कि आप कैसे भी उस घर में जाओ, उन धब्बों को हटाओ, उस घर को थोड़ा ठीक करो, रिपेयर करो, सो दैट हम उसे सेल कर सके। जैसे ही कोई भी लेबर, कोई भी इंसान वहाँ पे पैर भी रखता था ना, तो वो कहते थे कि पहले ही हमको एक बहुत अजीब वाइब आती है, और जैसे जैसे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे जैसे ज़्यादा घंटे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें ऐसे आवाज़ें आने लगती है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो, पर चलने की आवाज़ें नहीं आ रही, जैसे सटल ऐसा कोई नॉर्मली चल रहा है वैसी आवाज़ें नहीं आ रही, बल्कि ऐसी आवाज़ आ रही है, ऐसे फुटप्रिंट सुनाई दे रहे हैं, ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई उनके पीछे से नाचते हुए जा रहा हो, और उनको गुनगुनाने की भी आवाज़ आती थी। इस वजह से कोई भी वहाँ पे 2-3 दिन से ज़्यादा टिकता ही नहीं था, चाहे आप उन्हें कितने भी पैसे ऑफर कर दो। बहुत लोगों को वहाँ रखा गया पर कोई भी वहाँ नहीं टिका। सबसे अजीब बात तो उस घर की ये थी कि जहाँ पे भी उस लड़की के कदमों के फुटस्टेप्स थे ना, वो कभी हटे ही नहीं। उन लोगों ने कितने भी बड़े बड़े केमिकल्स लगाने की कोशिश कर दी है, फ्लोर वैक्स लगाने की, मतलब सब चीज़ लगाने की कोशिश कर दी है, पर वो धब्बे कभी भी हटे ही नहीं। वो थोड़े लाइट हो गए, वो उतने गाढ़े नहीं रहे जितने वो पहले थे, पर वो थोड़े लाइट हो गए, पर वो हटे कभी नहीं। वो जो पाइल के आसपास का खून था, वहाँ पे जो निशान थे वो भी हट गए, पर वो फुटस्टेप्स कभी भी नहीं हटे। थोड़े टाइम बाद मिस्टर कपूर के रिलेटिव्स भी इस बात पे गिव अप सा कर देते हैं कि अब वो नहीं और लेबर्स को हायर नहीं कर सकते, या इस चीज़ पे अपना ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, या वेस्ट कर सकते, जो भी उनके मन में आया होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी और वो किसी मजबूरी में घर बेच रहे थे। बस वो ये घर इसलिए बेच रहे थे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक याद जुड़ी थी उस घर से, और वो अपने अपने पूरे परिवार को, जिसको वो खो चुके, उसे याद नहीं करना चाहते थे, या उन्हें सेंड ऑफ करना चाहते थे। पर जब नहीं हो रहा था, कि कोई लेबर रुक ही नहीं रहा था, वो धब्बे हट ही नहीं रहे थे, सबको इतनी नेगेटिव वाइब आ रही थी, तो शायद उनके दिमाग में भी आया कि हम किसी और परिवार को यहाँ पे सफ़र करने के लिए या परेशान करने के लिए ये घर क्यों ही बेचें। वो डिसाइड करते हैं कि वो ये घर नहीं बेचेंगे, और ये घर बैंगलोर का आज तक का सबसे हॉन्टेड घर माना जाता है टिल डेट। इस घर के पास जाने वाले भी इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कहीं कहीं किलोमीटर दूर से ही कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ उनके साथ गलत होगा, मतलब उन्हें नहीं जाना चाहिए। और बहुत लोग यहाँ जाते ही नहीं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। और अगर गलती से कोई इंसान यहाँ कदम रख भी ले तो वो एक ही मिनट में समझ जाता था कि ये तो बहुत कुछ वियर्ड स्टफ है, और उनकी जान पे भी बात बन के आ सकती है। जैसे जब मिस्टर कपूर के रिलेटिव्स वो घर बेचने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो लेबर हो या वो रिलेटिव्स खुद हो, वो उस जगह पे उस घर में टाइम बिताना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें किसी के नाचने की कदमों की आहट महसूस होती थी, मगर इसलिए भी क्योंकि वहाँ की वाइब, वहाँ का एक एटमॉस्फेयर इतना हैवी था कि कोई सहन ही नहीं कर पाता। सोचो उस दिन जिस जिस इंसान की उस घर में मौत हुई होगी, सबके मन में कितना डर होगा, सबके मन में कितनी नफरत, गुस्सा, कितने इमोशंस होंगे, और वो इमोशंस कभी बाहर नहीं निकले, वो उनके साथ चले गए पर ऊपर नहीं गए, बल्कि उस घर में ही कैद होके रह गए। और सबसे ज्यादा उस लड़की के इमोशंस, जिसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया अपने परिवार को देख के। पर खैर, अभी उस बात पे भी आते हैं। कोई उस घर के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता, पर कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी जान से बढ़ के अपनी जिंदगी को महत्व देते हैं। मतलब उनको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, उनको वो कैसे जी रहे हैं उसकी परवाह है। शायद ऐसा ही अमित भी था। अमित को ना बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना था, अमित को पैसे चाहिए थे, फेम चाहिए था, नाम चाहिए था, और इसके लिए वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार था। क्योंकि अमित भी बैंगलोर में रहता था और उसको पता था कि ये कैसे ऐसे करके हॉन्टेड जगह है, तो उसने सोचा कि अब यूट्यूब पे फेमस होने के लिए मैं क्या करूँ, मैं हॉन्टेड जगह पे जाता हूँ और वहाँ पे खुद को रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे व्यूज आ जाएंगे। या जो भी उसकी थ्योरी थी कि चलो अगर मैं लोगों को कोई ऐसी चीज दिखाऊंगा जो बाकी लोग नहीं दिखा रहे तो मे बी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। मतलब उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बल्कि उसको उस जिंदगी की परवाह थी जिसको वो चेस करना चाहता था। जिस फेम को, जिस नेम को, जिस पैसे को वो चेस करना चाहता था, वो उसके लिए इतना पागल हो गया, इतना उसने अपना दिमाग नहीं चलाया कि वो उस घर में जाने का फैसला लेता है। अमित अपना कैमरा उठाता है और वो हॉन्टेड हाउस में जाने की कोशिश करता है। उसको बहुत लोग मना करते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जिसको भी वो ये प्लान बताता है कि देखो मैं ऐसे ऐसे जाके रिकॉर्ड करके उसे यूट्यूब पे डालूंगा। बहुत लोग उसे कहते हैं कि यार वो कोई मजाक की जगह नहीं है, वहाँ पे इतना कुछ बहुत भयानक बुरा हुआ है जो इंसानों ने ही करा है। तो भूतों का छोड़, वहाँ पे इंसानों का ही सोच कि उन्होंने कितना गलत करा है, वहाँ पे कितनी गंदी एनर्जीज होगी, कितनी गंदी वाइब होगी, तो मत जा वहाँ पे। पर अमित के सर पे पैसों का जुनून, फेम का जुनून था और वो नहीं मानता और वो उस घर में चला जाता है। अब क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम तक अगर कोई भी जगह अबैंडन्ड हो, या तो उसको गवर्नमेंट ले लेती है या तो उसको
बिल्डर्स ले लेते हैं, मतलब कोई ना कोई उस जगह को एक्वायर कर लेता है। पर इस घर को, क्योंकि इधर इतनी नेगेटिव एनर्जीज, इतनी वाइब्स थी, इतना ज़्यादा हॉन्टेड ये जगह मानी जाती थी कि किसी ने ये जगह एक्वायर ही नहीं करी, बल्कि इस जगह पे बड़े बड़े ताले लगा दिए गए कि सो दैट कोई आ ना जाए गलती से यहाँ पे, कि मतलब कोई भूला भटका भी यहाँ पे आके शेल्टर ना ले ले। अब क्योंकि अमित वहाँ पे गया और अब वो तालों को तो मतलब तोड़ नहीं सकता था या तोड़ नहीं पाया, जो भी हुआ, तो वो डिसाइड करता है कि वो पीछे से जाके, क्योंकि ऑफ कोर्स विला है तो बहुत ज़्यादा एरिया है, पूरा बैक स्पेस है, फ्रंट स्पेस है, लॉन एरिया है, सब कुछ है, तो वो कोशिश करता है कि वो पीछे से जाएगा, एक खिड़की जो भी उसको मिलेगी या सबसे ईजी पॉइंट जो मिलेगा तोड़ेगा और फिर अंदर घुस जाएगा। अमित तोड़ता है खिड़की को और अंदर घुस जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है ना, उसको बहुत ज्यादा ऐसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, वो उसके साथ होता है। पर अब जैसे अगर किसी के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर आप भी ये स्टोरी सुन के आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे होंगे ना क्योंकि आप स्टोरी सुन रहे हो, आपको इतनी दर्दनाक चीज पता चल रही है, या अगर आपको ठंड लग रही है, या अगर आपको डर लग रहा है, तो ये सब चीज आएगी ना आपके साथ, गूज़बम्स सब खड़े होंगे ना। ऐसे तो नहीं आप एट रैंडम बैठे हो ऐसे ही हो जाएगा। अमित बस उस घर में घुसता ही है और उसके गूज़बम्स हो जाते हैं हर जगह, मतलब उसको ऐसे शिवरिंग सी महसूस होने लग जाती है, वो एकदम कांपने लग जाता है, उसको ऐसे लगने लग जाता है उसने कहाँ ही कदम रख लिया हो। वो जगह इतनी ज्यादा ठंडी हो रही होती है, उसको इतना ज्यादा अजीब लग रहा होता है, एक अजीब सा भारीपन शरीर में महसूस होता है ना, उसको वो होने लग जाता है। पर फिर भी उसे ये साइन की तरह कंसिडर नहीं करता कि चलो अब मैं बाहर चले जाऊं, वो अंदर की तरफ जाने लगता है। अब क्योंकि अमित ग्राउंड फ्लोर पे, उसने खिड़की तोड़ी थी, ग्राउंड फ्लोर पे ही आया था, और वो जगह भी जहाँ पे उन लाशों का पाइल बनाया गया था, जहाँ पे वो घटना घटी थी, वो भी ग्राउंड फ्लोर के लिविंग एरिया में ही थी। तो सबसे पहले जैसे ही अमित घुसता है, कुछ कमरों को पास करते हैं, तो वो उसी लिविंग एरिया में पहुंच जाता है, और उस लिविंग एरिया में मतलब अभी अमित के पास कैमरा है और वो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और वो फ्लैश लाइट से देख भी रहे कि क्या क्या है। उसे हर जगह पे जाले दिखते हैं, टूटी हुई दीवारें दिखती है, कॉब वेब्स दिखते हैं, मतलब कहते हैं ना कि ट्रू अबैंडन्ड जगह, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको हर जगह पे दीवारों का पेंट उतरता हुआ दिख रहा है, या आपको दीवारों में से स्मेल आ रही है, या आप बस देख के पता कर सकते हो कि घर की हालत कितनी खराब है, वो कितनी अंदर से टूट चुका है, मतलब अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है, वैसे उस घर की हालत थी। और अमित ये सब एग्जामिन कर रहा है अपनी टॉर्च लाइट से और कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है। इतने में ही अमित उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे फुटप्रिंट स्टार्ट होता है, यानी जहाँ पे वो पाइल रखा होता है अपेरेंटली, और वो पाइल के तो धब्बे हट जाते हैं, पर वहीं से फुटप्रिंट स्टार्ट होते हैं जो खून से सने हुए धब्बे होते हैं। अब ना अमित उन धब्बों को देखता है, और क्योंकि यही उसका रिकॉर्डिंग करने का मकसद था कि वो कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लेके जाए उसकी नज़र में, जो व्यूज़ के वर्दी हो या जो उसे व्यूज़ ला के दे, तो वो अपनी फ्लैशलाइट उस फुटप्रिंट पे करता है और उस फुटप्रिंट को फॉलो करने की कोशिश करता है। पर सबसे अजीब बात, जहाँ पर जिसे देख के ही अमित को मुड़ जाना चाहिए था, वो ये है कि मैंने आपको घर की हालत बताई ना कि कितना टूटा हुआ घर था, हर जगह मिट्टी थी, दीवारें टूट रही है, रॉट हो रहा है सब कुछ, पर वो फुटप्रिंट्स ऐसा लग रहा था कि उनपे अभी अभी किसी ने पैर रखा हो, क्योंकि उन फुटप्रिंट्स पे मिट्टी का एक दाना भी नहीं था। अब सोचो, एक जगह जो सालों से बंद है, वहां पे हर जगह मिट्टी, धूल, सब कुछ हो रहा है, मतलब मकड़ियों ने जाले बना दी हैं, दीवारें हार मान चुकी हैं, टूट रही हैं, वहां पे ऐसा कैसे हो सकता है कि हर जगह मिट्टी है, सिर्फ उन फुटप्रिंट्स पे नहीं है। और ऐसा नहीं कि एक पे नहीं है, लेफ्ट राइट दोनों फुटप्रिंट्स पे नहीं है, और जहां जहां पे भी अमित फॉलो कर रहे हैं, किसी भी फुटप्रिंट पे एक भी पैर के ऊपर मिट्टी का एक दाना नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? उसको देख के ऐसा लग रहा था, ऐसा फील होता किसी को भी देख के कि अभी अभी किसी ने पैर रखा हो और तभी वहां पे मिट्टी नहीं है। अमित ना जा रहा है, देख रहा है और उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जा रहा है। जैसे जैसे वो फॉलो कर रहा है ना, उसको फीलिंग आ रही है कि कुछ उसको पुश कर रहा है कि उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, पर वो नहीं मानता और वो आगे बढ़ता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि अमित अपने पागलपन में, धुन में, ऑब्सेशन में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि वो उन्हीं फुटप्रिंट्स पे कदम रखने लग जाता है और उस फुटप्रिंट को मैच करने लग जाता है, यानी लेफ्ट के ऊपर लेफ्ट पैर, राइट के ऊपर राइट पैर, और उन्हीं के ऊपर चलने लग रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है और फ्लैश लाइट से वहां पे लाइट दे रहा है कि देख रहा है क्या है। उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते अमित पहले तो सीढ़ी से, मतलब पहले तो उस पूरी जहाँ पे भी वो पाइल ऑफ बॉडी सा वहां पे घूमता है, थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा पीछे जाता है, फिर वो उस सीढ़ी के ऊपर जाता है जहाँ पे फुटप्रिंट्स उसे लेके जा रहे थे, फिर वो थोड़ा घूम के 2-4 कमरे देख के फिर नीचे आता है, फिर वो किचन की तरफ जाता है, फिर वो दूसरे कमरे की तरफ जाता है, पर फिर वो दोबारा सीढ़ी से ऊपर जाता है और इस बार वो कॉरिडोर के एकदम आखिरी कमरे में जाता है। और उस आखिरी कमरे में जब वो खोल के देखता है, जब वो फुटप्रिंट्स को देखता है, तो वहाँ पे फुटप्रिंट्स खत्म हो जाते हैं। मगर
जहाँ पे वो फुटप्रिंट्स खत्म होते हैं ये वही जगह होती है जहाँ पे उस लड़की की लाश मिलती है। उस दीवार पे जहाँ पे वो लड़की की लाश सहारा लेके टिकी हुई होती है, वहाँ पे उसके खून के धब्बे आज तक होते हैं। और अजीब बात तो यह है कि पूरे घर की दीवारें टूट रही थी, वो घर अपने अंदर ही अंदर क्रम्बल कर रहा था, मगर उस दीवार पे भी ना तो मिट्टी थी और ना ही कोई दीवार का तिनका या टुकड़ा टूटने की कोशिश कर रहा था। सारी दीवार एकदम इंटैक्ट थी। ऐसा लग रहा था कि ये कल की ही बात हो, कल की ही घटना हो और कल के बाद ही किसी ने आके देख ली हो वो दीवार। पूरे घर से पूरा घर जो रॉट हो रहा है, टूट रहा है, उस सबसे अलग वो दीवार थी जहाँ पे उस लड़की के खून के धब्बे थे। क्योंकि वो दीवार इतनी ज़्यादा फ्रेश लग रही थी जैसे यहाँ पे सच में कोई अभी भी रहता हो। अमित अपने कैमरा से ये सब रिकॉर्ड कर रहा है और एक पॉइंट पे उसको लगता है कि उसने अपने कैमरा में, जैसे आप कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए देखते हो ना, तो एक पॉइंट पे उसको लगता है कि उसने अपने कैमरा में उस जगह पे जहाँ पे वो खून के धब्बे थे, जहाँ पे उस लड़की की लाश थी, उसने किसी को ऐसे आगे होते हुए दिखा। और वो अपने कैमरा पे क्लियरली एक सिलुएट को, यानी एक शैडो फिगर को आगे होते हुए देख रहा है अपनी आंखों से। मगर उसका इंस्टिंक्ट ये नहीं है कि वो भाग जाए, बल्कि वो वहीं रुकता है और अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग को देखता है और उस चीज़ को दोबारा होते हुए देखता है और फिर अपने सामने देखता है कि सामने तो कोई भी नहीं है। जैसे ही वो सिलुएट वाली चीज़ अमित के साथ होती है ना, अब उसे वो फुटप्रिंट्स सुनाई देने लग जाते हैं जो सबको सुनाई देते थे, जो भी उस घर में आता था उस घटना के बाद। ऐसा नहीं कि उसे ऐसा लगता है कि कोई दौड़ रहा हो या कोई चल रहा हो, उसको ऐसा लगता है कि उसे रिदम में किसी के नाचने की वैसी आवाज आ रही हो, किसी के कदमों की जब वो थिरथिराते हैं वैसी आवाज आ रही हो। और वो इस बात को समझ पाता उससे पहले उसे किसी के गुनगुनाने की भी आवाज आने लगती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जो भी नाच रहा है या गुनगुना रहा है या मुस्कुरा रहा है उसके एकदम पीछे है और उसको अपने गले के पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। और तब एक बार फिर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर इस बार उसके पास वजह थी। अमित कोशिश नहीं कर पाता कि वो पीछे मुड़ के देखे कि उसके साथ क्या हुआ है या पीछे कौन है या क्या है। वो 2 मिनट तक अपनी जगह पे स्थिर रहता है, वो हिलता भी नहीं है। वो पीछे चलने लगता है और वो देखता है कि वो जब पीछे भी चल रहा है ना, उसके कदम एकदम एग्जैक्टली उसी जगह पे पड़ रहे हैं जहाँ पे वो खून भरे फुटप्रिंट्स हैं। वो देखता है कि इस बार भी पीछे मुड़ते वक्त भी, पीछे चलते वक्त भी, बिना देखे भी उसके पैर एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पड़ रहे हैं जहाँ पे वो फुटप्रिंट्स थे। अब क्योंकि वो तो बिना देखे बस ऐसे पीछे चल रहा है ना, तो उसके फुटप्रिंट्स एग्जैक्टली मैच भी कर रहे हैं। वो डरते 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 उस हॉल से, उस जगह से दूर जाता है। तभी उसे दोबारा से एक बार गुनगुनाने की और नाचने की आवाज आती है, इस बार उस कमरे से जिस कमरे में वो अभी था, जिस कमरे में उस लड़की की लाश मिली थी। और इस बार बिना किसी हवा के झोंके के, बिना किसी मदद के, वो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद टट करके बंद हो जाता है। जैसे वो दरवाजा बंद होता है, अमित भागता है उस घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसको रियलाइज होता है कि वो घर के अंदर ही गोल 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 घूमे जा रहा है। वो उन फुटप्रिंट्स को भी एकदम ट्रेस करने की कोशिश करता है कि मैं उसी जगह पे आ जाऊं जहाँ पे वो फुटप्रिंट स्टार्ट हुए थे, मगर वो जितना उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है वो उधर ही जाने लगता है। मैंने बताया था ना कि वो फुटप्रिंट्स ऐसे थे जैसे सीधे नहीं थे, एक शेप में नहीं थे, ऐसे थे जैसे कोई नाच नाच के चल रहा हो, भागते भागते या मे भी बेध्यानी में, वो भी एक धुन में उन फुटप्रिंट्स के साथ, शायद नाचते हुए थोड़ा या डरते हुए, या इस पॉइंट तक शायद उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। शायद उस लड़की ने जो वहां पे पहले भी थी, उसने उसके शरीर पे काबू कर लिया था। उसे रियलाइज होता है 2 मिनट बाद कि वो भी उन फुटप्रिंट्स के ऊपर उनके जैसे ही नाच रहा है और उन्हीं को फॉलो किए जा रहा है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर नाच ही रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, या वो खुश हो रहा है, या वो पागल हो चुका है, या वो पोजेस्ड हो चुका है, मगर उसके जो मूवमेंट्स थे, जो उसके पैर चल रहे थे, जो उसका बॉडी चल रहा था, वो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो किसी धुन में मगन हो। पर वो धुन में मगन नहीं था, वो डर में मगन था। उस लड़की की आवाज सुन के डर गया था, जो लड़की वहीं पे बहुत बुरी तरीके से मारी गई थी। जैसे तैसे अमित फिर से लिविंग रूम में आता है और भागते भागते उस घर से बाहर चला जाता है। जब वो उस घर से बाहर जाता है, कुछ किलोमीटर दूर जाता है, तो अब उसको लगता है कि चलो अब मैं बच गया। पर बच गया से ज्यादा खुशी उसे इस बात की है कि अब उसे अपने यूट्यूब के लिए क्या कंटेंट मिला है। थोड़ी दूर जाके वो अपने कैमरा को खोलता है, यूट्यूब के कंटेंट को देखने की कोशिश करता है, और तब उसे रियलाइज होता है कि वो पूरा कैमरा खाली है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। वो रोते रोते, परेशान होते होते कि मैंने तो सब रिकॉर्ड करा था, मैंने तो चेक भी करा था, ये कैसे हो गया, पूरा मेमोरी कार्ड, SD कार्ड खाली कैसे हो गया, सारी रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई, ये कैसा ग्लिच है। परेशान होते होते घर जाता है और अपने दोस्त को ये पूरी बात बताता है, और उसका दोस्त उस पर हंसने लग जाता है, कहता है तू वहाँ गया ही नहीं था। वो अमित को चैलेंज करने लग जाता है, और अब देखो एक सन की दिमाग की आप उपज देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी
वो अपने दोस्त से कहता है कि चल अभी तो शाम भी नहीं हुई, मैं तो बहुत सुबह वहाँ पे गया था, अभी भी बहुत अंधेरा होने में वक्त है, एक काम करते ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2-3 घंटे का रास्ता है, हम फिर चलते हैं और मैं तुझे वो खिड़की दिखाऊंगा, मैं तुझे वो जगह दिखाऊंगा जिसे तोड़ के मैं अंदर गया था और इस बार तू मुझे बाहर से शूट करने में मदद कर दियो। हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर ऐसा ऐसा मुझ साथ हुआ था तो हम अंदर नहीं जाएंगे। उसका दोस्त संगति भी, मतलब यहाँ पे आप देखो कि जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो ना आप वैसे ही हो जाते हो कि उसका दोस्त भी मान गया और वो दोनों निकल पड़े उस घर की तरफ। और वो दोनों जब निकले और वो दोनों जब अमित उस इंसान को, उस दोस्त को, उसी आदमी को जो उसकी बात में आके हॉन्टेड हाउस में जा रहा है उसको लेके जा रहा होता है, बैक साइड पर दिखाते ये खिड़की, जैसे ही वो बोलते खिड़, उतने में वो देखते कि वहां कोई खिड़की टूटी हुई नहीं थी, वहाँ बैक साइड पे एक भी ऐसी ओपनिंग नहीं थी, एक भी ऐसी खिड़की नहीं थी जो टूटी हुई हो या जिसने अलाउ करा हो अमित को वहाँ घुसने के लिए। ये देख के उसका दोस्त उससे हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है कि देख मेरे को तो पता ही था, तू तो मतलब फट्टू है, तू तो गया ही नहीं होगा, तू मेरा बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसका दोस्त कहता है नहीं यार मैं तो गया था और पता है क्या हुआ था, वहाँ पे फुटप्रिंट्स थे और वो अपनी सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसे उन फुटप्रिंट्स के ऊपर चल के वो चल रहा था और कैसे उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो सॉर्ट ऑफ नाच रहा हो और कैसे उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। इतने में ही उसको पता नहीं क्या ख्याल आता है और वो अपने दोस्त को दिखाने के लिए कि मैं तो चल भी रहा था देख, अपना पैर ऊपर करता है, अपने जूते जो उसने निकाले थे वो उतारता है और कहते हैं कि बस ऐसे ही कुछ निशान थे कि जैसे वो अपने पैर का तलवा देखता है वो देखता है कि उसके पैर के तलवे पे, उस पैर के तलवे पे जिससे उसने जूते तक नहीं उतारे थे, सॉक्स भी नहीं उतारी थी, उस पैर के तलवे पे खून के सूखे धब्बों के निशान थे। ये देख के अमित और उसका दोस्त बहुत डर जाते हैं। पहले तो अमित का दोस्त एक बार को ये भी सोचता है कहीं उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। इतने में उन दोनों को फिर से एक बार आवाज आती है उसी लड़की की, उसी घर में नाचने और गुनगुनाने की, और वो आवाज सुनते ही वो अपना सारा सामान फेंक के वहां से भागने लग जाता है। अगर आप इस कहानी के इस अंत तक आ चुके हो तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस कहानी से डरे या आपको उस परिवार के लिए बुरा लगा, उस लड़की के लिए बुरा लगा, या आपको इन लोगों की बेवकूफी पे हंसी आई, या आपके भी रोंगटे खड़े हो गए? आपके साथ जो भी हुआ कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और स्टोरीज के लिए इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।